हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम BEGAE 182 के थर्ड ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर करेंगे एंड ये पार्ट सेकंड है इस चैप्टर का, जिसमें हम मेथड्स ऑफ राइटिंग के बारे में समझेंगे। तो आखिर ये मेथड्स ऑफ राइटिंग क्या क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, हमें किस किस तरीके से स्टेप वाइज यूज़ करना है, वो सारा चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो जो राइटिंग होता है वो कॉमनली 3 वे प्रोसेस होता है, प्री राइटिंग, राइटिंग एंड द री राइटिंग। बट ये इस तरीके से अपेयर होता है कि एक लीनियर प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप फैशन है, लेकिन इनफैक्ट ये एक रिकर्सिव मैनर वाला प्रोसेस है, रिपीटेड मैनर वाला प्रोसेस है। आपको बार बार चेक करना पड़ता है, रीचेक करना पड़ता है, उस चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है हर चीज़ को। ओके, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि भाई आपको बार बार अपने आइडियाज़ को देखना पड़ता है, अपने बार बार अपने आइडियाज़ को थोड़ा और क्लैरिफाई करना पड़ता है, थोड़ा और उसको एक्सटेंड करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है। ओके, बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं वो प्लान करते हैं एंड रिवाइज करते हैं, अपने प्लान को राइट करते हैं, रीराइट करते हैं पूरे पार्ट को, पूरे होल पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट्स को, एंड बाद में वो एक ऐसा मोमेंट लाता है, या फिर बोला जाए लास्टली वो अपने एक सेटिस्फैक्शन क्लैरिफाई पॉइंट पे पहुंचता है, जहाँ पे वो रेडी कर सकते हैं अपना राइटिंग को, अपने राइटिंग को रेडी कर लेते हैं अपने रीडर्स तक पहुँचाने के लिए। ओके, तो जब भी हम कुछ लिखते हैं, जब भी हम राइट करते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम 3 एलिमेंट्स के बारे में सोचें, उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाएं। फर्स्ट इज दैट द पर्पस, हम किस पर्पस पे लिख रहे हैं। सेकेंड इज दैट द सब्जेक्ट मैटर, आखिर उसमें क्या सब्जेक्ट है वो बहुत मैटर कर रहा है। एंड द थर्ड चीज़ इज दैट रीडर, जो ऑडियंस है उन्हें क्या चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ पे हमें थोड़ा दिमाग देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है जब भी हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं। तो ओके, तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। अब देखो, अब आपको खुद से क्या पूछना है जब आप राइटिंग कर रहे हो, तो आपको खुद से क्या पूछना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपको पूछना है, व्हाई एम आई राइटिंग दिस पीस, आखिर मैं इस पीस को क्यों लिख रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ उसे क्यों लिख रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, whom एम आई राइटिंग फॉर, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ इस चीज़ को। एंड द थर्ड कि मुझे कहाँ से सोर्स मिला मटेरियल के लिए, इसके लिए जो मैं लिख रहा हूँ उसके लिए मुझे कहाँ से सोर्स मिला, मटेरियल्स मुझे कहाँ से मिले, कहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया। तो ये 3 चीज़ें आपको इससे खुद से पूछनी है। ओके, नाउ तो दूसरा टॉपिक ये है कि आइडेंटिफाइंग योर सब्जेक्ट। अब देखो, अपने सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे टॉपिक्स, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आप यूज़ किए होंगे राइटिंग के लिए जो कि आपके टीचर्स बताती होगी आपको, है ना। और कई बार आप टॉपिक यूज़ करते होंगे पेपर्स में लिखने के लिए, सेमिनार्स के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि आपके पास एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, ओके, जिस पे आप लिख रहे हो। ओके, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में क्यों लिख रहे हो, एंड हु यू आर राइटिंग इट फॉर, और किसके लिए लिख रहे हो। क्या सिचुएशन ये डिमांड कर रही है जिस सिचुएशन पे आप लिख रहे हो, क्या वो सिचुएशन ये डिमांड कर रही है, या फिर कुछ और ही है, समथिंग जो कि टीचर ने आपको कहा है लिखने के लिए। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर एक डीप डिज़ायर होगा किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, सोचने हैं, थिंक करना है इस पे। ओके, now you also need to know who your readers are and whether they are likely to be familiar about the contents of what you are writing, or is the subject totally new for them। आपको ये भी सोचना है कि जो रीडर्स है, जो कि आपके राइटिंग को पढ़ेंगे, क्या वो आपके कंटेंट से फेमिलियर है, क्या आपके कॉन्टेक्स्ट को देखना वो पसंद करते हैं, या फिर ये जो सब्जेक्ट है टोटली नया है उनके लिए। आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो उतना कम होते जाएगा जितना आपके जो रीडर्स है वो आपके साथ फेमिलियर होते जाएंगे। हो सकता है हाउ यार, फिर भी जो आपका राइटिंग है असाइनमेंट्स के लिए या टर्म पेपर्स के लिए, चाहे आपका टीचर, जो भी आपके टीचर्स होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, आपके कंटेंट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे लेवल से, आप एक अप्रोप्रिएट लेवल से उस चीज़ को लिखते हो। ओके, जब आपको टीचर कोई टॉपिक देता है तो, लेकिन जब आप टॉपिक किसी रीडर्स के लिए लिख रहे होते हो जहाँ पे आपका रीडर्स से मतलब डायरेक्टली कोई कनेक्शन है नहीं, आप उनसे मिल नहीं सकते, जुड़ नहीं सकते, बट आप जो चीज़ लिख रहे हो वो उनको पसंद करना है, उनको देखना है। तो जैसे जैसे वो आपके टॉपिक के साथ फेमिलियर होते जाएंगे, आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी खुद ब खुद कम होते जाएगी। ओके, नाउ नोइंग व्हाई यू आर राइटिंग विल हेल्प यू फॉर्मुलेट अ गोल, डू रिसर्च एंड ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। आखिर आपको क्या लिखना है, आप क्यों लिख रहे हो, ये आपको एक गोल सेटअप करने में हेल्प करेगा। आप रिसर्च करो एंड उसके अकॉर्डिंगली आप मटेरियल ऑर्गेनाइज करो। यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड स्टेट वेदर योर पर्पस क्लियरली बिकॉज ऑन देन। आपको अपने टॉपिक के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से आइडेंटिफाई करना होगा एंड स्टेट करना होगा, मेंशन करना होगा, तभी
तब भी जो आपके रीडर्स हैं वो समझ पाएंगे आखिर आप लिख किसके बारे में रहे हो। और दूसरा यह है कि क्या आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हो, क्या आप वो सब्जेक्ट के बारे में लिख पा रहे हो जो कि रेलिवेंट है आपके रीडर्स के लिए एंड आपके गोल के लिए। हालांकि आपको इन्फॉर्मेशन तो हर जगह मिल जाएगी, हर चीज़ के बारे में मिल जाएगी, लेकिन क्या वो रेलिवेंट है आपके रीडर्स के लिए एंड आपके गोल के लिए। ओके नाउ तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अब आपको इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करना है, कहाँ से गैदर करना है, किस तरीके से गैदर करना है, वो सारी चीज़ें देखनी है इसमें। तो चूंकि आप एज अ स्टूडेंट हो या फिर आप एज अ स्टूडेंट थे तो आपने कभी प्रेजेंटेशन बनाया होगा, लेकिन आपको जब आप प्रेजेंटेशन बनाते होंगे तो आपको एक चीज़ का श्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो सारे पॉइंट्स हैं जो भी आप यूज़ करोगे अपने प्रेजेंटेशन में वो आपके पास होने चाहिए एक जगह पे। जब भी आप रिसर्च कर रहे होते हो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी मटेरियल के बारे में जो कि रेलेवेंट होता है आपके गोल से, आपके टॉपिक से, तो आप एक हाइलाइटर्स का यूज़ कर सकते हो उस मटेरियल को हाईलाइट करने के लिए जो भी आप अपनी राइटिंग में यूज़ करोगे। आप एक कलर का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो एक आइडियाज़ के लिए, दूसरा कलर एविडेंसेस के लिए, तीसरा कलर आर्ग्यूमेंट्स के लिए, इस तरीके से। तो ये एक तरीका है, आपको समझाया गया कि आप कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ओके, आप नोट्स भी बना सकते हो इसके साथ साथ। जो आप नोट्स रखोगे वो आपको हेल्प करेगा स्पेसिफिक अपने गोल पे स्पेसिफिक रहने के लिए, एंड आपको ट्रैक पे वो मेंशन करते रहेगा कि नहीं भाई भटकना नहीं, इधर उधर नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको एक परफेक्ट गोल पे आपको सारे आइडियाज़ लेने हैं एंड उसी के साथ आपको ट्रैक बाय ट्रैक चलना है, आपको वही सारी चीज़ें समझनी है, जाननी है। ओके, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपनी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन पे अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करो एंड बाद में सोचो ना कि क्या आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्या आपके लिए कम वैल्यूएबल है, क्या आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है। आप एक टॉपिक पे, आप एक पॉइंट पे, आप उसके बारे में हर चीज़ सोचो, हर चीज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो रेलिवेंट नहीं भी है एंड जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है वो भी सोचो एंड बाद में आप उसको मेंशन करो, बाद में आप उसको स्पेसिफाई करो, आपको उसको प्रायोरिटी दो कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्या आप मेंशन करना चाहते हो अपने राइटिंग में। ओके, अब देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। ये एक अनदर वेल नोन एंड प्रोडक्टिव मेथड है आइडियाज जनरेट करने के लिए, फैक्ट्स जनरेट करने के लिए, ओपिनियंस जनरेट करने के लिए बहुत तरीके से। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? एक साथ ग्रुप में बैठना एंड डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज अपना जनरेट करना, बताना, ग्रुप में निकालना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, एंड जो ब्रेन स्टॉर्मिंग पर्पस है वो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों के साथ ही करो, आप ग्रुप में बैठ कर करो। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आप खुद से भी करते हो। होता है ना मंथन करना, मन में सोचना बहुत सारी चीज़ें, तो वो उस तरीके का कुछ है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ओके, तो देखो जब आप खुद से वर्क करते हो, जब आप खुद से चीज़ों को सोचते हो तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है जब आप ग्रुप में किसी चीज़ के बारे में सोचते हो। तो ग्रुप में क्या होता है कि आप एक साथ बैठे हो तो आप मोटिवेट खुद से ही हो जाओगे, है ना। आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। आप सामने देखते हो, अपने कंपटीटर को देखते हो तो आपको खुद से अंदर से एनर्जी आ जाती है, आप खुद से मोटिवेटेड हो जाते हो। लेकिन जब आप अकेले इस चीज़ को सोचते हो, जब आप खुद से योरसेल्फ से जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो तो आपके पास ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, आपके पास कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि आपके आइडियाज़ को डैश कर सके, जो कि आपके आइडियाज़ को गलत तरीके से बताए, जो कि आपके आइडियाज़ को हटा दे या फिर हटा दे। ठीक है, तो आपके पास वहाँ पे सिर्फ आपके ओन आइडियाज़ होते हैं जो कि आपको सच में नहीं पता चलता कि कई बार क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो इस तरीके से जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है वो कई बार अलग अलग होता है ना। जब आप खुद से सोचते हो तो वो अलग हो जाता है, हालांकि जब आप ग्रुप में उस चीज़ को सोचते हो तो इस चीज़ को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप रिव्यू कर लो ना, आपके पास जितने मटेरियल्स हैं, जो आपके पास टॉपिक है उसको स्पेसिफाई कर लो, सब्जेक्ट को सोच लो कितनी जो आपके पास मटेरियल्स है, पॉइंट्स है, आप उसका नोट्स बना लो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से पहले एंड उसके अकॉर्डिंगली आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो तो ये आपको हेल्प करेगा। इन फैक्ट दिस सेशन कैन बी टर्म्ड एज अ प्लानिंग सेशन, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन दैट यू जनरेट बाय मेकिंग अ लिस्ट। हाँ, हालांकि ये जो सेशन है ये एज अ प्लानिंग सेशन भी टर्म किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आइडियाज़ के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ ट्रैक पे रहो ताकि आप अच्छे तरीके से उसको जनरेट कर पाओ एंड जो भी आइडियाज़ आपने जनरेट किया आप उसका एज अ लिस्ट बना करके रखो। ओके, आप रिकॉर्डर के सामने भी इस चीज़ को बोल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप फुल सेंटेंसेस का यूज़ करो लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। आप छोटे छोटे पॉइंट्स का भी यूज़ कर सकते हो जो कि आप रेलेवेंट है आपके ओन आइडियाज़ के साथ, जो कि आपको अपने आइडियाज़ के बारे में बता सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें पूरा ताजमहल के बारे में लिखना है, हम छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए, सफ़ेद मार्बल, मुमताज़, तो हम उससे पूरा ताजमहल के बारे में जान लेंगे। ऐसा नहीं, आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो जिससे आपको अपने ओन आइडियाज़ के बारे में चीज़ें पता चल जाए। ओके,
Now, your goal is to generate as many ideas as you can through rapid thinking and a free association. आपका गोल क्या होगा कि आप इतने ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट कर लो जो कि आप एज अ रैपिड थिंकिंग एंड फ्री एसोसिएशन से कर लेते हो, एंड यू कैन इवेल्यूएट दिस आइडियाज एट द लेटर स्टेजेस, एंड बाद में आप इन सारे आइडियाज़ को एवेल्यूएट कर लो ना कि कौन सही है या फिर कौन ज़्यादा वैल्यूएबल है, कौन कम वैल्यूएबल है, कौन लेस इंपॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको हम फ्रंट में यूज़ करेंगे अपनी राइटिंग में, किसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें तो आप बाद में उसको एवेल्यूएट कर लोगे। तो देखो अब अनदर टेक्निक क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, या फिर बोला जाए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, गैदर करने के लिए इन्फॉर्मेशन, वो क्या है आपका इशू ट्री माइंड मैप। आप इसको बिल्डअप कर सकते हो अपने आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, आर्ग्यूमेंट्स को रिकॉर्ड रखने के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड नोट टेकिंग इज अ वर्बल टेक्निक दैट रिक्वायर्स यू टू रिकॉर्ड योर आइडियाज इन वर्ड्स, इशू ट्रीज एंड माइंड मैप्स हाउएवर प्राइमरीली विजिबल। जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है और जो आइडिया टेकिंग होता है वो एक वर्बल टेक्निक है जो कि रिक्वायर करता है कि आप रिकॉर्ड रखो अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में। बट जो इशू ट्रीज होता है, जो माइंड मैप्स होता है, वो एक्चुअली एक प्राइमरली विजुअल होता है। आप यहाँ पे उस चीज़ को देख करके समझ जाते हो कि आपको क्या जानना है, आप किसके बारे में जानना है, एंड किस तरीके से आपको उसको यूज़ करना है। ओके, that is, as you think of ideas and information, you construct the visual display that arrange your information in a hierarchical structure. Okay. तो जैसे आप आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचते हो, गैदर करते हो, आप उसी हिसाब से एक विजुअल डिस्प्ले क्रिएट कर सकते हो जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेगा आपके हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स के द्वारा आपके आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस तरीके का कुछ इशूज ट्रीज आप बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एनुअल कॉलेज डे के लिए बनाया गया है, कहाँ होगा, कब होगा, क्या होगा, प्रोग्राम टेबल्स क्या होगा, चीफ गेस्ट कौन होंगे, इंटरटेनमेंट क्या होगा, बिगिन कैसे होगा, एंड कैसे होगा, लोकेशन, डेट, टाइम। तो इस तरीके का आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, इशू ट्री बना सकते हो। ओके नाउ, तो ये आपको एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देगा आपका दूसरे आइडियाज़ के साथ, एंड आपको एक रिलेटिव इम्पॉर्टेंस भी देते रहेगा आपके आइडियाज़ के बारे में। नाउ अब पर्पस देखते हैं। पर्पस क्या है कि आप किस चीज़ के लिए उस चीज़ को लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक रिपोर्ट लिखते हो, एक मेमो लिखते हो, एक लेटर लिखते हो, जो कि एक ट्रेनिंग सेशंस के बारे में लिख सकते हो, या फिर एक न्यू बुक के बारे में लिख सकते हो। तो यहाँ पे पर्पस क्या है, आप उस राइटिंग को किसके बारे में लिख रहे हो एंड क्यों लिख रहे हो, क्या पर्पस है आप उस राइटिंग को लिख रहे हो। एक क्लियर पर्पस होना किसी भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को करने के लिए ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रिप पे निकले हो एंड बिना एक डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए, तो हो सकता है आपका वो ट्रिप सक्सेसफुल ना हो पाए, हो सकता है आप भटक जाओ उस ट्रिप में, हो सकता है कि आप गुम हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आपका एक ट्रिप का सक्सेसफुल या फिर बोला जाए एक डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, तो आप जहाँ स्टार्ट करोगे वहाँ अपनी डेस्टिनेशन पे जाके पहुँच जाओगे। उसी तरीके से जब आपका एक पर्पस होता है, क्लियर पर्पस होता है, जहाँ भी आप किस पर्पस के लिए राइटिंग को यूज़ कर रहे हो, तो आप उस पर्पस के अकॉर्डिंगली अपनी राइटिंग को बना लेते हो। लेकिन आपके पास अगर कोई पर्पस नहीं है, आप बिना किसी पर्पस के बस लिख रहे हो, तो ये कोई मैटर नहीं करता, ये आपको कहीं भी कोई डेस्टिनेशन नहीं पहुंचाता है। ओके, तो एन एक्सप्रेस पर्पस स्टेटमेंट विल हेल्प यू। तो एक क्लियर जो पर्पस स्टेटमेंट है ये आपको हेल्प करेगा किस किस चीज़ों में, ये आपको हेल्प करेगा उस स्टेप्स को आइडेंटिफाई करने में जो कि आपको हेल्प करेगा आपके गोल तक पहुंचने में। एंड दूसरा, ये आपको हेल्प करेगा कि आप कॉन्सेंट्रेट करते रहो अपने सर्च के बारे में, जो कि आप इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ के बारे में सोचोगे, जो कि रिलेटेड है आपके पर्पस के अकॉर्डिंगली। आपका जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपके आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन है, आप उसके सर्च में ढूंढते रहो, निकलते रहो कि हाँ भाई ढूंढूं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है, क्या क्या आइडियाज़ मुझे मिल सकता है अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि नोइंग योर रीडर्स, अपनी रीडर्स को जानना। एक बार जब आपको पता चल गया कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, आपके टॉपिक क्या है, एंड आप किस तरीके का कम्युनिकेशन उसमें यूज़ करना चाह रहे हो, तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रीडर कौन है। ये क्वेश्चन आप खुद से करो कि आखिर रीडर कौन है, एंड इसका जो भी आंसर होगा वो अफेक्ट करेगा कि आपने क्या लिखा है एंड कैसे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक असाइनमेंट लिख रहे हो, टर्म पेपर लिख रहे हो, तो आप उसमें कोई भी टेक्निकल जार्गन या फिर अपने लैंग्वेजेस में पिचेस ला सकते हो। आप अपने जो सब्जेक्ट मैटर है उसको एज अ हाई लेवल पे लिख सकते हो। लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप नोटिस बोर्ड के लिए लिख रहे हो, तो जो लैंग्वेज बॉडी होगी ना, जो वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ओके नाउ, तो आपको ये भी जानना होगा कि आपका जो रीडर है वो पहले से क्या जान रहा है एंड उसको क्या जानना है, वो क्यों आपकी जो राइटिंग है वो उसको पढ़ रहा है। ओके, आपको वो सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है अपने रीडर को जो कि वो पहले से जानता है।
आप उसको ऐसे इन्फॉर्मेशन दो, एंड अगर आप उसको एज अ एक कंप्लीट न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्टेट करो, अच्छे से एक्सप्लेन करो ग्रेट क्लियरिटी के साथ। ओके, एंड एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि आप अपने रीडर का एटीट्यूड जान लो, ठीक है, कि वो कैसे एटीट्यूड के आपके रीडर्स हैं एक्चुअली, एंड क्या वो किसी भी टॉपिक से जल्दी प्रोवोक्ड हो जाते हैं, उसक जाते हैं, या फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक टैक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करो, बहुत ही विनम्र लैंग्वेज यूज़ करो अपने राइटिंग पर्पज़ के लिए। ओके, इन ब्रीफ यू कुड आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन अबाउट द रीडर, है ना। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो आप कुछ क्वेश्चंस अपने से पूछ सकते हो अपने रीडर के बारे में। ओके, जैसे कुछ क्वेश्चंस क्या है कि फर्स्ट है, इज द रीडर एन एक्सपर्ट और अ जनरल रीडर, क्या एक रीडर एक एक्सपर्ट रीडर है और एक जनरल रीडर है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द रीडर ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, आखिर रीडर अपने टॉपिक के बारे में या फिर जो आपका टॉपिक है उसके बारे में पहले से क्या जानता है। थर्ड चीज़ क्या है कि व्हाट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन माइट दे नीड टू नो अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन, क्या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रीडर को ज़रूरत है समझने की करंट सिचुएशन के बारे में। फोर्थ है, व्हाट डज ही और शी नीड टू नो, आखिर वो जानना क्या चाह रहा है। फिफ्थ क्या है कि व्हाट एक्शन डू यू वांट देम टू टेक, आप कौन सा एक्शन सोच रहे हो कि आपके रीडर्स उठाए। जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई भी राइटिंग पढ़ने के बाद, कोई भी आर्टिकल पढ़ने के बाद बहुत सारे जो रीडर्स होते हैं वो प्रोवोक्ड हो जाते हैं, वो या तो बहुत अच्छे तरीके से उसे ले लेते हैं या फिर उससे उजागर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आप क्या चाह रहे हो अपने रीडर से, ओके, क्या एक्शन वो करे, आप क्या चाह रहे हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज देयर एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड क्या है, क्या वो बायस्ड हैं, क्या वो पॉजिटिव एसोसिएशंस वाले हैं आपके सब्जेक्ट के साथ। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस आपको खुद से पूछना होगा अपने रीडर के बारे में, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने होंगे, आपको राइटिंग करनी होगी। नाउ चेक योर प्रोग्रेस 2 है, जहाँ पे आपको एक माइंड मैप बनाना है, ओके, या फिर आपको एक इशू ट्री बनाना है, जो जैसे कि इशू ट्री आपके पिछले पेजेस में दिए गए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली एक इशू ट्री बनाना है, एक माइंड मैप बनाना है। इस चारों में से किसी भी एक टॉपिक पे, कोई भी एक टॉपिक पे, जैसे आपका हो गया द न्यू फेस ऑफ लाइब्रेरी इन द 21st सेंचुरी, सेकेंड टॉपिक है इज द ड्रीम हैबिट डाइंग आउट, थर्ड टॉपिक है लाइफ विदाउट द इंटरनेट, एंड द फोर्थ टॉपिक इज द मल्टीमीडिया इन द क्लासरूम। तो आपको इन चारों में से किसी एक टॉपिक पे आपको एक इशू ट्री और एक माइंड मैप बनाना है। ओके, तो गाइज यहाँ पे सेकेंड पार्ट का एक्सप्रेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्रेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डाला गया है, तो अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप वहाँ पे भी मुझसे DM करके पूछ सकते हो, एंड आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइज।